नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 19 साल बाद और ट्रायल कोर्ट के फैसले के 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने फैसले में कहा कि मामले में पेश किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं थे और कई गवाहों की गवाही संदेह के घेरे में भी थी। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपियों से जबरन पूछताछ कर उनके बयान लिए गए जो गैर कानूनी माने नहीं हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में गंभीर खामियां थीं। पहचान परेड को चुनौती देने के बचाव पक्ष के तर्कों को न्याय संगत माना गया। कुछ गवाह वर्षों तक चुप रहे और फिर अचानक आरोपियों की पहचान की, जो असामान्य है। कई गवाह ऐसे मामलों में पहले भी पेश हुए थे जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। कथित आरडीएक्स और अन्य सामग्री की बरामदगी को लेकर कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं पेश किए गए। दरअसल 11 जुलाई साल 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों की कई बोगियों में 7 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की जान गई और 824 लोग घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने 5 अभियुक्तों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया और फैसला सुनाते हुए सभी 12 में से 11 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें से एक अभियुक्त कमाल अंसारी की 2021 में मौत हो चुकी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब मृतकों के परिवार और ब्लास्ट में घायल हुए कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कई अहम सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस शक से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। इस फैसले से 12 अभियुक्तों के परिवारों और 2015 में बरे हुए 13वें अभियुक्त अब्दुल वाहिद को राहत मिली। अब्दुल वाहिद ने कहा, यह बहुत बड़ी राहत है और मैं बहुत खुश हूं। इतने सालों से हम कह रहे थे कि सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी अभियुक्त भी बेगुनाह हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए इंसाफ अब भी दूर नजर आता है। धमाके में अपना बायां हाथ खोने वाले महेंद्र पितले कहते हैं, ये चौंकाने वाला और निराशाजनक है। 19 साल बाद अगर सबको छोड़ दिया जाए तो बहुत सवाल उठते हैं। वो आगे कहते हैं, जांच करने वाले इतने साल क्या कर रहे थे? कहां गलती हुई? असली अभियुक्त कौन थे? अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? क्या हमें कभी जवाब मिलेगा? अगर अब असली गुनाहगार पकड़े भी जाएं तो अगला फैसला आने में फिर 19 साल लग सकते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एटीएस के चीफ और डीजी दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। आज कोर्ट ने रिहा किया है। कोर्ट के मामले में ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें सरकार ने इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण देना जरूरी है। जो गृह मंत्री उन्होंने भी बोलना जरूरी है। तो देखते हैं, उनको पहले अपील तो करने दो, किस इस पे करेंगे। देखिए, ये केस बहुत सालों से चल रही है। अभी कुछ ज्यादा न पढ़ते हुए दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अनफेयर रहेगा पुलिस के हिसाब से। एक मुंबईकर होने के नाते बहुत ही गम होता है कि ये 12 लोगों को अक्विट किया है 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में। 19 साल पहले 190 लोग का देहांत हुआ, 800 लोग इंजर हुए और कोर्ट में बहुत सारा सबूत देने के बावजूद कोर्ट ने कहा कि अनरिलायबल विटनेसेस रहे हैं, फ्लॉड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस रहा है, प्रोसीजरल लैप्सेस रहे हैं और वहाँ जहाँ 5 लोग को सजाए मौत का सेंटेंस दिया गया और 7 लोग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सबको एक तरफ से छुटकारा मिली है। एक मुंबईकर होने के नाते हम ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि हमारी सरकार, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और देखेंगे कि कॉर्स करेक्शन हो। 19 साल पहले जब एक ब्लास्ट होता है, जहां मुंबई तबाह होती है, वहां सच्चाई के इस लड़ाई में मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी। तो मैं आज जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है, मैं उससे जरा भी सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सही आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी की शिक्षा तो देनी चाहिए
और उन्होंने जो 19 साल के बाद आज जो ये फैसला दिया है वो धक्का ज्यादा है। तो असली आरोपी कहाँ पे है, उनको कौन पकड़ेगा और उनको कौन सजा देगा, यही एक क्वेश्चन सामने। तो 19 साल पहले महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए थे, 189 लोगों की जान गई थी, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लंबा वक्त हुआ, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें से एक की मौत भी हो गई। अब जब ट्रायल कोर्ट के बाद ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस बिना पर इन्हें बरी किया गया, और ट्रायल कोर्ट में जब सजा हुई थी तो किस बिना पर इन्हें सजा सुनाई गई थी। ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी हमारे साथ हैं। शाइनी साहब, बहुत स्वागत आपका। सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका बहुत स्वागत। और अधिवक्ता है विनीत श्रीवास्तव। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत विनीत जी मैं आपसे ही करूंगा। कानून के जानकार हैं आप। 19 साल का वक्त गुजर गया। एटीएस की जो जांच है और पुलिस की जो जांच है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, होना भी चाहिए। लंबा वक्त गुजर गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी की गठबंधन की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। एसआईटी गठित नहीं की गई। जो सबूत हाथ लगे और जो सबूत पेश किए गए उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सही से पैकेजिंग नहीं हुई थी, सही से सील नहीं किया गया था। अब जब इन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल उनमें से एक ये भी है कि जो असली आरोपी पकड़े जाएंगे फिर लंबा वक्त लगेगा, शायद फिर से 19 साल। विनीत जी, ये भारतीय न्याय व्यवस्था का थोड़ा सा एक दुखद पहलू तो है ही है कि इसमें समय काफी लगता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 टायर व्यवस्था बनी हुई है, त्रिस्तरीय संरचना है, और निचला कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। और सरकार ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए भी आज एसएलपी दायर कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने बोला कि इसको अर्जेंट सुनवाई के लिए लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत हो गई है, उस पर निश्चित सुनवाई देगी। कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि बियॉन्ड डाउट ऑफ सिद्ध करना है। इसमें निश्चित ही जांच एजेंसी की नाकामी तो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अब ये देखना ये है कि प्रोसिक्यूशन है कि जांच एजेंसी की कहीं ना कहीं खामियां है, तो सरकार इन सारे स्तर पर देखेगी। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, वहां पे भी सारी चीजों को कसौटी पे इनको कसना तो पड़ेगा ही। लेकिन विनीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए लंबा वक्त गुजर गया है। जो लोग थे जिन्हें पकड़ा गया था वो कह रहे हैं हम तो शुरू से ही कह रहे हैं हम बेगुनाह हैं, लेकिन लंबा वक्त वो जेल में काट तो चुके हैं, सजा याफ्ता रहे, सजा जेल में थे, और लंबा वक्त वो काट भी चुके हैं। इसको लेकर भी कुछ पहलू सामने आएंगे विनीत जी? बिल्कुल आएंगे। अब देखते हैं, इसमें कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन पहले भी देखता रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसे कोई अपराधी जो है दोष मुक्त हुए हैं, और लगभग उन्होंने काफी कुछ सजा उसमें काट ली थी। तो ये कोई मेरे हिसाब से कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा होनी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं इस पे जवाबदेहिता है कि इतना बड़ा कांड हुआ था, अगर ये दोषी नहीं है तो बाकी दोषी को ये क्यों नहीं पकड़ पाए, और जिसमें उसकी सजा इन्होंने क्यों नहीं दिला पाए। इसको जवाब कहीं ना कहीं सरकार के लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था और प्रोसिक्यूशन, ये जो है सरकार का काम है, और सरकार ही जो है उसको सारी चीज करती है। अच्छा विनीत जी, सरकार की आप बात करें, देखिए सरकार की जवाबदेही बनती है, लेकिन जो जांच एजेंसियां जांच कर रही थी उनके अधिकारियों की और एजेंसियों की भी जिम्मेदारी बनती है। एटीएस जांच कर रही थी और समय जो एटीएस के प्रमुख थे केपी रघुवंशी जी थे, तो क्या ऐसे जो जांच अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरनी चाहिए, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई जांच आप कैसी कर रहे थे? जो आपने सबूत पेश किए, सील नहीं, उसमें सही तरीके से रखरखाव नहीं हुआ, लंबे वक्त तक आप सही तरीके से सबूत पेश नहीं कर पाए, तो क्या ऐसे अधिकारियों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, और इस पे एक व्यापक जांच होनी चाहिए, और सरकार को इस पे समय समय पर सुझाव मांगती रही। लेकिन पर्टिकुलर इस विषय पे भी सरकार को एक कमेटी कहीं ना कहीं गठित करना चाहिए। इसमें क्या क्या खामियां थी, सरकार को अगर कोई ट्रेनिंग में कमी थी या उनकी इफिशियंसी में कमी थी तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, या कोई इन्वॉल्वमेंट थी किसी की तो उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित सरकार को देखना चाहिए। से कैसे छेड़छाड़ हो सकता है? क्योंकि ट्रायल कोर्ट में अलग सजा का प्रावधान किया गया था, सजा दे दी गई थी, 5 लोगों को मौत की सजा और 7 लोगों को आजीवन कारावास, और हाई कोर्ट में पूरा फैसला बदल दिया गया। नहीं, वो
क्या होता है सर कि सबूतों को किस तरीके से पेश किया गया है, इसलिए तो हमारे और किस तरीके से वो सामने आता है, जांच किस तरह से हुई थी, उसको क्या लेखना था, इसलिए तो हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम व्यवस्था बनाई गई है कि कोई ऐसी कमी न रह जाए। उस कमी के अगेंस्ट अगर कोई नजर आती है तो हम उच्च न्यायालय में जाते हैं। तो ये पलट सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि 189 लोग जो मारे गए और 800 लोग घायल हुए, उनके दोषी कौन है? घटना घटी थी और घटना में कोई इंकार नहीं कर सकता है, आम आदमी इंकार नहीं कर सकता है। तो ये मतलब ये कैसी जांच है कि दोषी सामने नहीं आ पा रहे हैं और ये कैसा हो रहा है? बिल्कुल विनीत जी, और सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े होना भी चाहिए, लेकिन इसका जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ पिंकी जी भी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पिंकी जी, ये जो सिनेरियो चल रहा है ये आप बखूबी समझ रही हैं, काफी सारे लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा इस बात का कि जिन लोगों को पकड़ा गया था, जिन लोगों को सजा हुई थी, हाई कोर्ट में जाकर वो बरी हो जाते हैं, और अगर वो निर्दोष हैं तो दोषी कौन है, और दोषी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? कहा यह जा रहा था कि जो बाकी के दोषी हैं 15 लोग, वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। बाकी के जो लोग थे, वो जो दोषी हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? जांच टीमें क्या करती रही? एटीएस की टीम क्या कर रही थी? एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया गया? इस तरीके के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता में भी गुस्सा है पिंकी जी कि जो दोषी उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? जी देखिए, ये जब ये घटना हुई तब हम लोगों ने भी विटनेस किया था इस चीज को, और हम सभी शॉक्ड रह गए थे कि एक सुरक्षित माने जाने वाली जो हमारी आर्थिक राजधानी माना जाता है मुंबई को, वहां पे जब ये सीरियल ब्लास्ट हुए तो आप जैसे बता रहे हैं और न्यूज़पेपर की जो खबरें हैं उसके हिसाब से करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। 189 लोग तो मारे गए और उसके साथ 824 लोग इसमें घायल हुए, तो करीब 1100 लोगों की जिंदगियों को प्रभावित जिस घटना ने किया वो पूरे देश को हिला के रख दिया। उस घटना पर इतनी कैजुअल कैसे हो सकती है कोई भी सरकार कि उस घटना के जो आरोपी थे उनके अगेंस्ट जितने भी साक्ष्य थे या गवाहियां थी, वो गवाहियों को इतना सीलबंद करके क्यों नहीं रखा गया? और हम जैसे आप बता रहे हैं कि एसआईटी क्यों नहीं गठित की गई? जब हम आज छोटी छोटी घटनाओं पे, एक कहीं पे कोई छोटा सा मर्डर हो जाता है, उसको हम देश के लेवल तक उठाकर लेके जाते हैं और इतनी उसके ऊपर राजनीति होती है, तो इतनी सक्षम जो सरकारें थी, उन सरकारों ने इतनी बड़ी घटना को इतना कैजुअली कैसे लिया और एसआईटी गठित क्यों नहीं की गई? और जिस तरह के कोर्ट के जो एक्सक्यूजेस हैं या जो उन्होंने कहा कि गवाही सच्ची नहीं लगती, तो मिलॉर्ड मैं ऑनरेबल कोर्ट से ये जानना भी चाहूंगी, मेरा हक है, मैं नागरिक हूँ हिंदुस्तान की, तो मेरा ये हक है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि गवाही सच्ची नहीं लग रही है, ये लगने का सवाल नहीं है साहब। जो लोग घायल हुए, जो लोग मरे हैं, वो मरे हैं, मरे हुए लगे नहीं है वो। तो वो अगर मरे हैं और इस तरह का कोई केस हुआ है हमारे देश के अंदर, तो ये ढूंढना हमारी ही जिम्मेदारी है कि वो किया किसने। अच्छा, लेकिन पिंकी जी देखिए, सबूतों से भी तो छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि जब्ती के समय जो सबूत मिले थे उससे छेड़छाड़ की खबरें भी सामने आई, सही तरीके से सील नहीं किया गया था। हाँ, तो ये सब भी आज अगर हम बोल रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो दोषी नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? इनको जिन ऑफिसर्स ने गिरफ्तार किया था, आप उनको बुलाइए, उनको पकड़ के लेके आइए। जो लोग उस टाइम पे सरकार में बैठे थे, जो लोग उस टाइम पे पुलिस में बैठे हुए थे, जो लोग जांच कर रहे थे, आज उन सभी को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि अगर ये निर्दोष है तो फिर बताइए दोषी कौन है? ऐसा क्या हुआ कि आपको जो चुना गया था आपके कामों को करने के लिए? सवाल ये भी बनता है ना कि ये जो अभियोजन पक्ष था, ये भी तो साबित करने में नाकाम रहा ना, और इतने सालों तक साबित कैसे नहीं कर पाया? इतने सारे लोगों को, करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अभियोजन पक्ष के पास सबूत थे, तो वो सबूत इतना पुख्ता कैसे नहीं थे कि साबित ना हो सका? ये भी तो बड़ा सवाल है। अभियोजन पक्ष कमजोर था। बिल्कुल सही बात है कि अभियोजन पक्ष कमजोर था और उसी का फायदा इन सभी लोगों को मिल गया। हम हमारी जो गवाहियां, खैर आप देखिए, मैं अभी जस्ट आपसे बात करने के पहले मैं न्यूज़पेपर की कटिंग देख रही थी, 100 दिन बाद गवाह ने गवाही क्यों दी? ये कोई पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है। मैं सदमे में हूँ, मैं शौक में हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि नहीं यार, मैं अगर गवाही देने जाऊंगी तो मैं उल्टा फंस जाऊंगी, बाद में मुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे गवाही देनी चाहिए, मैं देश हित में सोचने लगती हूँ, मुझे अपनी जान के जाने का डर खत्म हो जाता है। तो अगर मैं गवाही दे रही हूँ तो हाउ कैन यू डिनाई?
आप कैसे डिनाई कर सकते हो? क्या बात, क्या कहते हैं वकील साहब, ये कोई पॉइंट होता है क्या कि गवाही 100 दिन के बाद क्यों दी गई और इसलिए हम उसको सही नहीं मानेंगे? तो ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। और एक जगह हमने ये भी देखा कि एक गवाह ने बोला है कि जो ब्लास्ट का सामान है, वो जो बम बनाए जा रहे थे किसी के घर में बनाए जा रहे थे, लेकिन वो उसके घर के अंदर नहीं गया। हाँ, तो इतनी सेंसिटिव जो जगह है जहां इतना खतरनाक कोई काम हो रहा है, मुझे उसके बारे में खबर है कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही है, तो मैं उस बारे में गवाही दे रही हूँ। अब मैं उसके घर में जाकर देख कर आऊं, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे कि बहुत कैजुअल अप्रोच एक ली जा रही है, क्योंकि इतने सारे लोग मरे थे। और अगर पाकिस्तान में लोग बैठ के काम कर रहे थे तो वो पाकिस्तान से आके डायरेक्टली तो यहाँ नहीं कर सकते थे, कोई ना कोई तो था जिसने यहाँ पे उनको सपोर्ट दिया। लोकल सपोर्ट के बिना तो कुछ होता नहीं है। कड़ी पकड़ में नहीं आई पिंकी जी, ये कहा जा सकता है कि वो बीच की कड़ी पकड़ में नहीं आई। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। केएस शाइनी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेता हूं मैं। शाइनी मैम, ये कहा जाता है कि 100 जो दोषी हैं वो बरी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, कोर्ट का ऐसा मानना है। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है, 12 लोगों को बरी कर दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं निराश हैं कुछ लोग, और कोर्ट का अपना तर्क है कि भाई साबित ही नहीं कर पाए जबकि ये लोग दोषी थे, तो बरी तो करना ही पड़ेगा ना। क्या कहती हैं आप? ऋषभ जी, जैसे आपने कहा एक भी निर्दोष की सजा नहीं होनी चाहिए, वहीं ये भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप किसी चीज की जस्टिस नहीं मिलेगा, बहुत समय बाद जस्टिस देते, एक लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। आप सोचिए 20 साल होने को आ रहा है, बिल्कुल अन्याय के बराबर ही है वो। नहीं, ये तक नहीं पता कि किसने किया है। जो दोषी थे उनको, जिसको हम कार्रवाई चल रही थी, उनको हमने निर्दोष डिक्लेयर कर दिया। हमने कोर्ट पे जो उनकी जो जजमेंट है उस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ट्रायल कोर्ट, वही ट्रायल कोर्ट ने कुछ साल पहले इनको दोषी माना है और उनको मृत्यु की सजा दी थी 6 लोगों को, और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। तो आप सोचिए कुछ ना कुछ तो वजह होगी जब ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दी है, बिना किसी सबूत के तो नहीं दिया होगा। लेकिन बात ये आती है कि जो अगर कोई भी नहीं, इनको इतने 19 साल तक जेल में रखा, तो ये भी तो एक तरह का फिर उनके साथ अपराध हुआ ना कि निर्दोष से उनको आपने 19 साल तक रख दिया जेल में। दूसरी तरफ जो 189 लोग जो जिनकी मृत्यु हो गई इसमें बॉम्ब ब्लास्ट में, और उनके जो परिजन है वो कितने सालों से उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारे जो जिनको हुआ उनको जस्टिस मिलेगा, तो आज पूरे तरह से वो निराश हो गए हैं। पूरे देश जो है वो निराश है, क्योंकि एक इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होता है और दिन दहाड़े होता है लाइव, और बॉम्बे जैसे सिटी में लोकल ट्रेन जो है वो सबसे ज्यादा एक एक्टिव प्लेस रहता है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और उसके तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कर क्या रही है, अगर सही डायरेक्शन में 19 साल तक हम नहीं जा पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हर किसी संस्था पे क्वेश्चन मार्क है। ये अपने आप में शाइनी जी देखिए बड़ा मामला है। 5 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, 7 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। फांसी की सजा माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को है, और ये अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में हो गया। ट्रायल कोर्ट के बाद ये मामला जब हाई कोर्ट गया तो 5 क्या पूरे के पूरे 12 लोगों को बरी कर दिया गया। मैं आपसे समझना चाहूंगा, उस समय के जो एटीएस प्रमुख थे केपी रघुवंशी, क्या उन पर भी मुकदमा होना चाहिए, और ऐसे तमाम अधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए जो लोग इसमें संलिप्त थे, जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए, जो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए? ऋषभ जी, सब पे होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदारी तो सबकी बनती है। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उनकी भी जवाबदारी है और सरकार की भी जवाबदारी है। जिस तरह से जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से जस्टिस दिया जाएगा, और इतने लोगों को अगर आपने जेल में 11 लोगों को जेल में, इतने साल 12 थे, एक की डेथ हो गई, तो 11 लोग हैं, उनको जेल में रखा 19 साल तक। आप सोचिए कि लाइफ टाइम उनका उधर जेल में बीता है। बिल्कुल। तो उनको अब आप कैसे वापस उनका समय दे सकते हो? क्या आपने तो बोल दिया कि दोषी नहीं है, लेकिन उन्हें तो अपनी सजा काट दी है। तो ऐसे में क्या न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं? देखिए, मैं कह रही हूँ सारे संस्थाओं पे एक तरह का क्वेश्चन मार्क लग जाता है। भारत के जस्टिस सिस्टम पे एक तरह का क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि किस तरह से हमारे यहाँ जस्टिस का सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है विनीत जी, हमारी न्याय प्रणाली लोचपूर्ण जरूर है, लेकिन इतनी लोचपूर्ण, इतने सारे लोग इतने लंबे वक्त तक जेल में अंदर रहे, सजा तो वो ऑलरेडी काट चुके हैं, अब बरी कर दिया गया, मान सम्मान गया सो अलग, और जो दोषी थे वो भी पकड़ में नहीं आए। विनीत जी सुन पा रहे हैं?
विनीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विनीत जी सुन पा रहे हैं? नहीं, विनीत जी को आवाज नहीं जा रही है। देखिए विनीत जी, कुछ तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त करके जल्दी से मैं आता हूं वापस आपके पास। पिंकी जी से यही सवाल ले लेता हूं। पिंकी जी देखिए, न्याय प्रणाली ठीक है, लोचपूर्ण है, लेकिन इतनी ज्यादा लोचपूर्ण, इतने सारे लोगों को बरी कर दिया गया, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो वाकई दोषी थे भी या नहीं। कोर्ट की नजर में वो दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। लेकिन अगर वो लोग निर्दोष थे तो दोषी कौन था, और दोषी जो लोग हैं वो हैं कहां? बिल्कुल, इसका एक बड़ा अच्छा हम एक तरीके से इसका जवाब ढूंढते हैं। मान लीजिए कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे परिजन को, किसी को ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो मैं 19 साल से इंतजार कर रही हूँ कि किसी दिन तो दोषी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण मेरा पूरा परिवार बिखर गया, मेरा पूरा परिवार या मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। मैं 19 वर्षों से इंतजार कर रही हूँ कि कभी किसी दिन जस्टिस होगा, और मैं 19 वर्षों से उन लोगों को कोस रही हूँ जो 11 लोग आज आपने बरी कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें दोषी मान के आज तक मैं उनके लिए कार्रवाई की रोज प्रार्थना करती हूँ भगवान से, और मैं उनको दोषी मान के, न जाने कितने लोगों ने दोषी मान भी चुके हैं और कितने लोग प्रार्थना भी करते होंगे। एग्जैक्टली तो हम करीब 1500 लोग दिन रात ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, या हम इंतजार कर रहे थे कि एक दिन हमें न्याय मिलेगा या हमारे परिजन को न्याय मिलेगा। दूसरी बात, मान लीजिए मैं उस लड़के की माँ हूँ जो लड़का ब्लास्ट में पकड़ा गया था, ब्लास्ट का दोषी मान के पकड़ा गया था। मैं 19 वर्षों से समाज के ताने झेल रही हूँ, मैं 19 वर्षों से रोज पेशी पर जा रही हूँ, मेरा परिवार तहस नहस हो गया, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरी सामाजिक मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो गई, और मैं न्याय का इंतजार कर रही हूँ कि न्याय मिलेगा, ठीक है। तो 19 वर्ष एक छोटा मोटा टाइम नहीं होता। आज अगर आप मेरे बच्चे को निर्दोष भी घोषित कर रहे हो, आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर दी, मेरे दूर दूर क्योंकि जो वक्त जा चुका है पिंकी जी, वो वापस तो नहीं आने वाला, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। बिल्कुल ठीक है पिंकी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है मेरे पास, तो ये चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। पिंकी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के.एस. शाइनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विनीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, 12 के 12 लोगों को जो सजा याफ्ता थे उन्हें हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उन पर दोष सिद्ध नहीं होता है। अगर वो दोषी नहीं है तो दोषी है कौन, और जो दोषी हैं वो अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? सवाल जांच एजेंसियों पर है, सवाल सरकार पर है, सवाल जांच पर है। ये जांच अब के वापस से शुरू होगी? क्या फिर से 19 साल का इंतजार न्याय के लिए करना होगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।